आज का अपना टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरों की नितल की उत्पत्ति। इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागरों के नितल यानी उसकी तली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसमें कई विद्वानों के विचार आए, जिसमें हम आज वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वेगनर के प्रवाह सिद्धांत के सबसे पहले कि इसका क्या उद्देश्य था, ये हम जानेंगे। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य ये था कि वेगनर जर्मन प्रसिद्ध जलवायुवेता और भूशास्त्रवेता थे। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था और इसका विवेचन 1915 और 1920 में किया, क्योंकि उस समय सिद्धांत के प्रतिपादन के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए लोगों का ध्यान नहीं गया। वेगनर का उद्देश्य ये था कि जो महासागरीय तलीय या महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना थी, उसको गलत प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना यानी डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया। वेगनर के सामने एक ये समस्या थी कि जलवायु संबंधी परिवर्तन, भूमंडल में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके से ये स्पष्ट होता है कि जलवायु समय समय पर अनेक परिवर्तन के साथ में बदलती रही। इन परिवर्तनों को हम दो रूप में देख सकते हैं। पहला रूप, यदि स्थल भाग एक ही जगह स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ, जिस कारण कभी शीत कभी उष्ण जलवायु का परिवर्तन होता रहा। दूसरा था, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और उसके स्थान पर स्थानांतरण अथवा प्रवाह में विश्वास किया। सिद्धांत का प्रधान रूप, वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र एवं पूर्व वनस्पति और भूगर्भ शास्त्र के आधारों पर ये मान लिया कि कार्बोनिफरस युग में समस्त स्थल एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इसका नाम पेंजिया दिया। ये छोटे छोटे आंतरिक सागर इसके ऊपर स्थित थे। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नाम पैंथालासा बताया। पेंजिया का उत्तरी भाग लारेंसिया और जिसमें यूरोप, अमेरिका, एशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना जिसमें अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि थे। पेंजिया में 3 परतें, ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती परत सीमा और केंद्रीय भाग निफे का बना हुआ माना। सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैरा था। कार्बोनिफरस युग में दक्षिणी ध्रुव और अफ्रीका में वर्तमान डरबन यानी नेटाल के पास पेंजिया का मध्य भाग था। वेगनर के सिद्धांत का इस प्रकार कार्बोनिफरस युग से प्रारंभ होता है। फिर आता है सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण वेगनर ने कई बातों से दिए हैं। इसमें वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं और ये इस प्रकार मिल सकते हैं जैसे एक ही वस्तु को तोड़कर उसको वापस मिलाएं। इस क्रिया को जिग्सा फिट कहते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट यूरोप के पश्चिमी तट से और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट से बिल्कुल उसी प्रकार मिलाया जा सकता है जैसे एक वस्तु के 2 भाग करके मिलाते हैं। दूसरा आता है इसमें भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों पर, जिसमें कैलिडोनियन और हर्सिनियन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनका क्रम मिलता है। तीसरा आता है, यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना पर विचार किया जाए तो पुनः उनमें साम्यता दिखाई पड़ती है। ट्वाइट ने दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों का गहन अध्ययन करके दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त समानता स्थापित की है। फिर जो इसमें समानता बताई है उसमें
आपको इस दिए गए मानचित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि दोनों की जो संरचना है डायग्राम के द्वारा, यानी दोनों में एक ही प्रकार के भूभाग दिखाई पड़ते हैं, तो डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। आगे आता है इसमें कि आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म यानी फोसिल्स और वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। फिर है कि भूगणितीय प्रमाणों से ये बताया गया है कि ग्रीनलैंड निरंतर प्रतिवर्ष 20 मीटर की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है, पर यह सरकाव 1930 के बाद स्थिर हो गया है। इसके आगे स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है लेमिंग। ये छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में मिलते हैं यहाँ पे, और ये पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल नहीं मिलने के कारण सागर में जलमग्न होकर अपने प्राण दे देते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्राचीन समय में जब दोनों यानी ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका आपस में संयुक्त थे या संलग्न थे, तो उस समय ये पश्चिम की तरफ जाते थे, पर आज उस अमेरिका की जगह महासागर हो गया, इसलिए इनके प्राण चले जाते हैं। फिर आता है कि यहाँ पर एक वनस्पति मिलती है, और वनस्पति यहाँ पर एक वनस्पति मिलती है और वनस्पति का नाम है ग्लोसोप्टेरिस, है ना। तो ग्लोसोप्टेर वनस्पति देखें तो ये भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में पाए जाना ये प्रमाणित करता है कि एक भाग कभी एक साथ थे, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की वनस्पति इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पहले पाई जाती थी और आज ये अलग अलग टुकड़े हुए, तो उनके अवशेष विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं। कार्बनिक युग में हिमानीकरण हुआ और उसका प्रभाव ब्राज़ील, फाकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जबकि ये सब एक क्षेत्र में संलग्न थे, तब इनका दक्षिण ध्रुव वर्तमान में डरबन के स्थान पर था। फिर आता है कि कार्बन, इस प्रकार ये पता चलता है कि ये सब भाग संयुक्त थे और संयुक्त होने के उन्होंने प्रमाण पर्याप्त दिए। फिर आता है प्रवाह संबंधी बल। तो ये आता है कि जब एक भाग थे तो फिर इनका प्रवाह यानी गति कैसे हुई, तो इसके आधार पर उन्होंने दो बलों माना है, और दो बलों में एक आता है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह वाला बल, जिसको गुरुत्व बल या प्लवनशीलता बोलते हैं। गुरुत्व खींचता है और प्लवनशीलता तैरने का सिद्धांत है, जिसमें कि सीमा पर सियाल आराम से तैर रहा था। दूसरा आता है पश्चिम की ओर प्रवाह वाला। तो पश्चिम की ओर प्रवाह के लिए इन्होंने ये बताया कि सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति अब से काफ़ी अधिक थी। इसके कारण पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ज्वारीय रगड़ के कारण ब्रह्मांड को ब्रेक लगा दिया, काम किया, और इस कारण जो महाद्वीपीय भाग का भाग पीछे रह गया वह दूसरी जगह प्रभावित होने लगा। फिर आता है महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह में देखते हैं कि पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफरस युग से प्रारंभ होता है। गुरुत्व और प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया। इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसको तैतीस सागर कहते हैं। तो इस काल में तैतीस का खुलना प्रारंभ होता है। फिर जुरेसी काल में गोंडवाना का विभाजन हो गया, जिसमें भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना से अलग होकर प्रभावित होने लगे। इसी समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रभावित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ, और दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण अंध महासागर का निर्माण हुआ। स्थलवाह की गति असमान रही, इसलिए हिंद महासागर का निर्माण एस आकृति में कहीं कम और कहीं ज़्यादा होने के कारण हुआ। इस प्रकार पैंतासाला कई दिशाओं में अतिक्रमण हुआ और अतिक्रमण से यह संकुचित हो गया। फिर आता है ध्रुवों
का विस्थापन, तो ध्रुवों का विस्थापन में हम ध्रुवों का विस्थापन में देखते हैं कि ध्रुवों का विस्थापन जो वर्तमान में है उस प्राचीन समय में वहाँ नहीं था, अब इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो गया। फिर आता है पर्वत निर्माण। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सहारे वैज्ञानिक ने वलित पर्वतों के निर्माण की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रभावित हो रहे थे तो वहाँ पर रुकावट के कारण इनके पश्चिमी किनारे फोल्ड में या मोड़ में बदल गए और जिसके कारण रॉकी जो रैंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित हुए और प्रभावित होने के कारण क्या हुआ कि टैथी सन्नति में भूसन्नति के मोड़ में बदल गई और जिस कारण टर्सरी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। इस प्रकार पर इन्होंने दो परस्पर विरोधी भाष्य कह दी। एक तो ये कहते हैं कि बिना किसी अवरोधक के सियाल सीमा पर तैरा था, यानी महाद्वीप महासागर की तली में तैर रहे थे, और दूसरी बात ये कहते हैं कि रुकावट के कारण, इस कारण दोनों में विरोधाभास आती है। फिर आता है द्वीपीय चाप की उत्पत्ति। समुद्री द्वीपीय चाप और त्वरण की उत्पत्ति के कारण भी महाद्वीपीय प्रवाह की गति में शीतलता का होना बताया। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रभावित हो रहा था उस समय इसका कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दिया और इस कारण जो भाग पीछे छूट गया उससे द्वीपीय भागों का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत क्यूराइल, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। फिर आता है कार्बोनिफेरस हिमानीकरण। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण में देखते हैं कि यहाँ पर कार्बोनिफेरस हिमानीकरण में दक्षिणी गोलार्ध में हिमावरण का व्यापक विस्तार हुआ था, जिस कारण गोलार्ध के ब्राजील और फाकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका के कारो प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का हिम का प्रसार हुआ और इसके प्रमाण आज भी दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का वितरण भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ।